नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। सर आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मामले की सुनवाई होनी थी, जिसमें सेना को लेकर के अपमान करने का उनके ऊपर आरोप लगा था। इसको लेकर के वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट में आए थे, तब ये देखा गया था कि उनका क्रेज किस तरीके से यहाँ पर सर चढ़ करके बोल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की, बेसिकली टिप्पणी नहीं, वो एक तरीके से राहुल गांधी को फटकारते हुए ये कहा जा रहा था कि अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो आप ये बात नहीं कहते, वो बात नहीं कहते। जिस तरीके से ये कहा गया, राहुल गांधी ने जो बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी, ये सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कितनी अहम है, क्या दिखाती है? क्योंकि देशभक्ति की लाइन और ये सारी चीजें करना क्या सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है? क्योंकि इसके पहले भी ये देखा गया था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग इस तरीके की लाइन का इस्तेमाल करते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं टिकट के इंतजाम में लगे रहते हैं। इसके पहले के सभी उदाहरण वैसे ही हैं, सभी दिख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक डोमेन के बाहर की बात मैं कर रहा हूं। हम प्रकाश जी नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, बेहद गंभीर मसला है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उन सब के प्रति हाईएस्ट रिगार्ड रखते हुए कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी में हमें कहनी पड़ेगी और वो जरूरी है। आज राहुल गांधी की किस बातचीत पर उसको सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, माननीय केस में उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है और 20 भारतीय सैनिक गैलवान में मारे गए। 20 भारतीय सैनिक गैलवान में मारे गए, इसमें कहीं कोई शंका है आपको? सारे देश को पता है, पूरे इंटरनेशनल को पता है। 2000 गज इन्होंने 2000 एकड़ जमीन कही। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी के बयान निकालें, दुनिया भर की सैटेलाइट पिक्चर्स निकालें, पूरी दुनिया की एजेंसीज की रिपोर्टिंग दिखालें, तो वो एरिया कहीं उससे ज्यादा है। पहली बात। जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस बात पे सुनवाई कर रहा था? विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द जुडिशरी एंड द बेंच, किस बात पे सुनवाई कर रहा था कि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की वो मानहानि की है या नहीं? यही बात थी ना मेरिट पे, इसके अलावा कुछ नहीं। और जज साहब ने जिस तरीके की बात कही वो अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है, उस पर गंभीरता से पूरे देश को सोचना चाहिए। मैं जस्टिस दीपांकर दत्ता के किसी भी उस पर टिप्पणी किए बिना विद ऑल रिगार्ड्स एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भारत के विपक्ष के नेता को राजनीति करने का उपदेश देने का अधिकार है या नहीं? जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी की भारतीयता पर आक्षेप लगाया, क्या ये उचित है? क्या उन्होंने चीनी आक्रामकता को रोकने में सरकार की विफलता पर जो आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, क्या वो डेमोक्रेटिक उसमें सवालों की उसमें नहीं आती? क्या एक विपक्ष के नेता के तौर पर क्या उनके दायरे से बाहर की चीज है? क्या वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? क्या ये सवाल मुक्त लोकतंत्र? क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी थी जिससे देश की, क्योंकि उस समय तो सारा काम खत्म हो चुका था, गलवान तो 2020 में हुआ था, ये टिप्पणी तो 2022 की। उसके बाद उन्होंने, अगर कल को, मेरा सवाल दूसरा है और जस्टिस दत्ता को ये बात सोचनी चाहिए और पूरी जुडिशरी को भी सोचनी चाहिए कि कल को अगर जुडिशरी को नाम लेकर के कोई भी व्यक्ति, राहुल गांधी, मैं, आप या कोई भी व्यक्ति, उनको कैसे बेहतर जज बना जाए, कैसे सही आचरण किया जाए, कैसे उपदेश से बचा जाना चाहिए, अगर हम ये बातें कहने लगे तो क्या वो इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लेंगे? पूरी की पूरी जुडिशरी की बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं पता। जैसे उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा, ऐसे ही कोई उनको बताने लगे कि बेहतर जज कैसे बना जाए, वो सही आचरण क्या है, न्यायपालिका से क्या अपेक्षा है, तो जुडिशरी कैसे लेंगे उसको? और अगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी तो क्या जुडिशरी की कोई सीमाएं नहीं है? क्या उनकी कोई लक्ष्मण रेखाएं नहीं है? क्या उन लक्ष्मण रेखाओं का वो नहीं करना चाहिए? बेसिकली सवाल ये है कि सारे का सारा मामला मेरिट्स पे, आप मेरिट्स पे चर्चा कीजिए और जो कुछ आप कह रहे हैं उसको अपने फैसले में दर्ज कीजिए। मौखिक टिप्पणी का क्या मतलब है राम प्रकाश जी? आप तो इतने सीजन आदमी हैं, आप बताइए और मौखिक टिप्पणी का क्या मतलब है? आप जो कुछ कह रहे हैं ऑर्डर में लिखवाइए ना। अब इसमें ये हो जो रहा है ना देश में, बेसिकली क्या है कि संसद में इस मसले पर कोई बहस हुई क्या? डॉगी मीडिया, जो भी पोमेरियन मीडिया है, वो कहीं चलने देता है क्या? और अब हालत ये होगी, क्या मंत्रियों और सांसदों को या विपक्ष के नेताओं को सोशल मीडिया पर भी बोलना बंद कर देना चाहिए क्या? तो फिर देश में स्वतंत्रता का अधिकार और बोलने की आजादी, पोमेरियन मीडिया तो पहले ही दिखाता, सरकार का वो सारे का चाटुकारिता करता है सुबह शाम तक, उनका नहीं होता है। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये टिप्पणी की है कि भाई आप सदन के अंदर सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया पर क्यों बोले? तो उनको सोशल मीडिया से ही समस्या है, क्योंकि ये क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता है या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखती है कि देश में संसद के अंदर कौन से मुद्दे पर चर्चाएं कराई जाती हैं
विपक्ष ने कोशिश की है कि नहीं की है? सरकार के लिए भी एक लाइन इस्तेमाल क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था कि भाई सुप्रीम सरकार भी ऐसे मामलों के जवाब सदन में उसको आवश्यक रूप से देना चाहिए, देने का प्रयास करना चाहिए इत्यादि? राम प्रकाश जी, असली समस्या आपने पकड़ ली। अगर सरकार पे टिप्पणी हो जाए तो ये स्थिति ना हो। सीलबंद लिफाफों की कल्चर कहाँ पे है? याद है आपको पेगासस को लेकर के जो सीलबंद लिफाफे, जो अपने क्या नाम है इसको, जो बाकी जो राफेल डील को लेकर के सीलबंद लिफाफे, हर चीज में राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सुरक्षा, इसके अलावा भी कुछ है क्या? और क्या जज साहब को नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने कितने दिनों तक गलवान की हालत और उस पर लेकर टिप्पणी की चर्चा मांग की सुप्रीम उसमें पार्लियामेंट, कितने दिन पार्लियामेंट बंद हुए, बाधित रही? क्या पता नहीं क्या न्यायपालिका? सवाल राम प्रकाश जी नहीं, सवाल इससे बड़ा है। अभी तक जो देशभक्ति भारतीय होने का जो सर्टिफिकेट था, अभी तक एक इकोसिस्टम बांटता था, राष्ट्रवादी दल बांटता था, उसके सारी ब्रांचेस बांटती थी। क्या 11 साल में शायद उन पर काम का बोझ हो गया जो इस तरह की टिप्पणी अदालतों में आने लगी है? क्या मतलब समझेंगे आप इस बात? ये कुछ हल्की बात लगा रहे क्या? ये बेहद गंभीर मामला है। और इस पर मैं कभी भी न्यायपालिका के कभी भी उसमें नहीं, लेकिन आज जज साहब ने जो कुछ कहा वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे न्यायपालिका के आचरण से लेकर के हर चीज पर सोचने को मजबूर करता है कि ये हो क्या रहा है देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का आप क्या लगाते हो? क्या देश के अंदर जो विपक्ष के नेता है उनके मुंह पर ताला लग जाना चाहिए? सरकार पहले पार्लियामेंट में नहीं बोलने देती, मीडिया उनको कवरेज नहीं देता, सोशल मीडिया पर बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर थोड़ी बोला था, उन्होंने तो बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोला। तो सोशल मीडिया ने तो उसको कवर किया। अगर टीवी कवर करता तो टीवी पर भी बात आती, टीवी तो कवर करता नहीं। कोई भी ऐसा सवाल टीवी तो नहीं करता। क्या ये देश ये चाहता है कि देश का कोई भी विपक्ष का नेता, कोई नागरिक, कोई पत्रकार, कोई नेता सवाल ही ना करे, संदेह प्रकट ना करे और सरकार जो कहे उसको चुपचाप मान ले? ये डेमोक्रेसी? आज की टिप्पणी से तो आप ये निकालेंगे ना कि सवाल नहीं पूछ सकते आप। क्या सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करना चाहता है? इस बात से तो मेरे को तो यही लगा। आखिरकार मंशा क्या है? ये राम प्रकाश जी, ये तथ्य पूरे देश के मीडिया में छपा, पूरे देश के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में आप कवरेज देख सकते हैं कि चीन ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है अवैध तौर पर। बहुत सारे जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया, सैटेलाइट पिक्चर्स है, सब कुछ है। उसके बावजूद सरकार चुप है और मोदी जी ने क्या कहा कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। उसके बावजूद सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि तो भाजपा के ही नेता है, इन्हीं की पार्टी के मंत्री रहे, अगर हो सके तो मोदी जी और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों। सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं जरा एक बार वो भी सुन लीजिए, और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, सुनवाइए जरा। हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनको नहीं पता है कि चाइना आकर 4600 स्क्वायर किलोमीटर किसको पार किया है। जो हमने 1996 में जो लाइन बनाई थी LAC, उसको पार करके आकर लद्दाख में से उन्होंने देप्सांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ, काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। जरा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी सुन लिया जाए। हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, जो चीन ने भी उसको कोट किया। चीन के लिए चूंकि वो फायदेमंद था कि प्रधानमंत्री ही जब ये बात कह रहे हैं देश के सामने, तो दुनिया के सामने कहने के लिए कुछ बचता नहीं, और चीन के लिए ये ताकत था। चीन के लिए ये जो लाइन थी प्रधानमंत्री की, उसने चीन को एक नई संजीवनी देने का काम किया था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भाजपा कहती है कि राहुल गांधी का बयान जो है वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहा है या पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ये सारी चीजें हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में ये सारी चीजें नहीं रही होंगी? सुब्रमण्यम स्वामी तो 4000 किलोमीटर से ज्यादा का दावा कर रहे हैं। क्या भारत के किसी कोने में इसको लेकर के भाजपा ने मुकदमा दर्ज कराया? क्या सरकार को मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी पे? नहीं, अगर वो दोनों नहीं करते तो क्या सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान ले लेना चाहिए? अगर भारतीयता का ही सवाल है, अगर किसी की देशभक्ति का ही सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भी। और आपने जो वीडियो दिखाया अभी राम प्रकाश जी, आपने ध्यान किया होगा, उसके सबटाइटल्स देखे थे आपने? सारे मैंडरीन में थे, चाइनीज भाषा में थे। चाइना में चल रहा था वो बयान प्रधानमंत्री जी। अब सोच लीजिए आप। मेरा सवाल आपसे कुछ और है कि इस सारी बातचीत के अंदर जो देश के सवाल, देश की सुरक्षा का, देश की संप्रभुता का सवाल है,
इसमें भारतीय होना ना होने का सवाल कहां से आ गया? अभी तक तो ये जो सारी परिभाषा और जो ये शब्द थे, ये बीजेपी और संघ परिवार के थे कि भारतीय हो कि नहीं आप सब देशभक्ति हो या नहीं, देशभक्त हो या नहीं, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट तो वो बांटते थे। और जो उनकी लाइन का विरोध करता था उसको देश विरोधी और देशद्रोही कहा जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने जो ये बात की, उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है। पिछले 10 दिन से जब पार्लियामेंट के अंदर, जो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उससे पहले का जो घटनाक्रम था, पूरी भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल, उसका पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट डिफेंसिव पे थे। आपने देखा जैसे ही ये टिप्पणी आई है, आप अमित मालवीय से लेकर के सारे के सारे देख लीजिए, सबके सब लगे पड़े हैं राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित करने में। तो क्या उनको एक ऐसा मसाला दे दिया गया? और दूसरी बात मेरी है कि अगर वास्तव में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच को लगता है कि ये बात सच है, तो उनको ऑर्डर में रिकॉर्ड करना चाहिए था। लेट इट गो फॉर पोस्टेरिटी कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता को किस मामले में ये कहा था। मेरा केवल आग्रह विनम्र इतना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मेरिट पे फैसले करने होते हैं, और जो भी वो टिप्पणी करना चाहे, वो स्वतंत्रता का अधिकार उनका भी है, बोलने की सकता है, अभिव्यक्ति की आजादी उनकी भी है, ये नहीं कि वो छीन गई। लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं, और वो बार बार ये कह चुके हैं कि जो हमारी टिप्पणियां हैं उसको देखा जाए अलग तरीके से, जो फैसला है उसको अलग तरीके से देखा जाए। तो जब वो पूरे देश को प्रीच करते हैं, तो क्या वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? क्या वो या तो उसको फैसले में लिखे, और नहीं लिखे तो वैसी बात ना कहें जिसके ऊपर देश का जो पूरे का पूरा जो नैरेटिव है। ये तो राम प्रकाश जी एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र की एक बेसिक मूलभूत जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई आया है ना कोई घुसा है, चाइनीज मीडिया का आपने दिखाया भाई। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये कुछ भी नहीं हुआ था, तो 30-32 दौर की बातचीत चाइना के साथ किस बात पर चली? भारत की सेना ने अलग से की, विदेश मंत्रालय अलग से की, फिर ऑफिशियल ये कहा कि फ्रिक्शन पॉइंट्स कब हो गए हैं। आज तक सरकार ने बताया कि कहां कहां पर भारत सरकार अभी तक गश्त कर पा रही है, भारतीय सेनाएं कहां पर नहीं कर पा रही, बताएगा आज तक? और क्या बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? आप मेरिट में फैसले कीजिए ना, आप कहिए कि सारी बात जो आपने की आप इसको फैसले में लीजिए, हो जाएगा फैसला। पूरी की पूरी आईटी सेल जिस तरीके से राहुल गांधी को आज देशद्रोही घोषित करने में लग गई है, उन्होंने क्या गलत कहा वही तो पूछना है। जिस व्यक्ति ने ये सारा केस दायर किया, ये बीआरओ का पूर्व निदेशक, क्या 20 जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए, क्या पता नहीं क्या देश को? सैटेलाइट में सारी पिक्चर्स नहीं होती। आप अभी किसी एजेंसी को हायर कीजिए, 10 मिनट में बता देंगे आपको सैटेलाइट से पिक्चर लेकर। तो माननीय न्यायपालिका को सब कुछ पता है, और उसके बावजूद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके का ये नैरेटिव मिल रहा है, देखिए राम प्रकाश जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री, और मेरा ये मानना है आज इस देश में जो मेस है उससे अगर कोई बचा सकता है तो वो एक मजबूत न्यायपालिका ही बचा सकती है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हर चीज की एक रेड लाइन होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। किसी भी संस्थान को, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे अदरवाइज, अपनी साख अर्जित करने में दशकों लगते हैं, पीढ़ियां लग जाती हैं, और उस साख को नष्ट करने में कुछ ही दिन लगते हैं। और ये जो सारा कार्यक्रम है जुडिशरी का, ये आपने लगातार देखा। अगर आप बहुत पीछे ना भी जाए, इमरजेंसी के दिनों पे ना भी जाए, तो हालिया जो घटनाक्रम है 10-11 साल का, ये सारा अगर जुडिशरी एक बार उस क्रोनोलॉजी को देख ले अपने आप में, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि इस देश की न्यायपालिका पर कभी सवाल उठे, मैं नहीं चाहता कि सीजर्स वाइफ के ऊपर किस तरह की उंगली उठे। That should always be above suspicion. But what they are doing, what they are saying, all their acts of omission and commission, they are particularly indicating towards a particular pattern, which is very unfortunate and uncalled for. मेरा सिर्फ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना है कि न्यायपालिका को सोचना चाहिए, इतनी सी बात। सर, सवाल ये उठता है कि जो लाइन भाजपा की है, जो भाजपा आरोप लगाती है विपक्ष के नेताओं पर ही नहीं, देश के तमाम उन लोगों पर, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे सोशल मीडिया पर कोई आम आदमी लिख रहा हो, उन सबको राष्ट्र से जोड़ करके और उनको देशद्रोही या राष्ट्र के विपरीत इस तरीके की का एक एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की जाती है, उनकी उसी तरीके की पिक्चर बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो सवाल, जो ये कमेंट है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि अगर आप राष्ट्र प्रेमी होते या देशभक्त होते, क्या सेम नहीं है? जो सवाल भाजपा पूछ रही है वही सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से सवाल क्यों ना पूछा जाए? और अगर सुप्रीम कोर्ट से सवाल ना पूछा जाए तो फिर भाजपा से इसको लेकर के सवाल क्यों पूछा जाए? बिल्कुल ठीक बात, इसीलिए तो हम चर्चा करें राम प्रकाश, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप जैसा मैच्योर और सीजन्ड आदमी ही इस तरह की चर्चा को ऑपरेट वो कर सकता है। और इसीलिए सारी की सारी है कि आमतौर पर लोग जुडिशरी पे चर्चा करने से बचते हैं।
लेकिन हम चूंकि इस देश के संविधान से प्रेम करते हैं, इस देश के लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, और जुडिशरी की साख, उसको जो अर्जित किया गया है, उसको लगातार जिस दिशा में वो जा रही है, मैं उसको लेके वास्तव में चिंतित हूं। और ये चीज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। आपने 11 सितंबर 2024 का वो वीडियो देखा होगा, प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के घर पे गणेश पूजा कर रहे थे। कुछ भी गलत नहीं, लेकिन क्या नैतिकता के मानदंडों पर ठीक है ये बात? छोड़ दीजिए इसको। बेसिकली क्या है कि जज के घर पे नोट मिलते हैं, नोट जल रहे होते हैं। जज जो एक आरएसएस की एक ऑर्गेनाइजेशन से जज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसके वहां जाता है और बहुसंख्यकों के हिसाब से फैसले करने की बात करता है। एक जज हाईकोर्ट से इस्तीफा देता है, उसके तुरंत बाद किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और वो सांसद बन जाता है। एक चीफ जस्टिस रिटायर होता है, अपना ही केस सुनता है खुद ही बेंच पर बैठ करके, फिर वो राज्यसभा में सांसद चला जाता है। ये कोई ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं देयर इज अ पैटर्न, और ये पैटर्न बेहद गंभीर है। जो भी चीजें आप कहते हो हियरिंग के दौरान, उसको ऑर्डर में दर्ज करते हो क्या? अपने जो अभी हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ थे सीजीआई, उन्होंने चंडीगढ़ का जो मसीह वाला मामला था, जो चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का मामला था, आपने देखा किस तरीके से क्या क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या तूफान मचा। वीडियो के ऊपर डकैती कर रहा था वो आदमी वोटों की, जस्ट वो मसीह। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वहीं पर क्या किया कि उनका फैसला बदला और दूसरे जो हारा हुआ प्रत्याशी था उसको मेयर बनाया, और उसके बावजूद मसीह के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई? भरी कोर्ट में सारे सबूत थे, उसमें तो कोई ओपन एंड शट केस था, उसमें तो कुछ था ही नहीं राम प्रकाश। उसके बावजूद भी क्या हुआ? मसीह का कुछ बिगड़ा? मसीह किसकी मदद कर रहा था? और जो पार्टी एक नगर निगम के मेयर के लिए ये कर सकती है, ऑन कैमरा धोखाधड़ी, सरेआम वोटों को कैंसिल करना आप सारे देश के सामने, और उसको सजा ना मिलना, जस्टिस चंद्रचूड़ क्या साबित कर रहे थे? जस्टिस गोगोई के तमाम फैसले आपने देखे, दीपक मिश्रा के आपने फैसले देखे, और आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, 28 नवंबर 2012 को किस तरीके से जस्टिस अरुण मिश्रा ने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन चला था विज्ञान भवन में, पूरी दुनिया के जूरिस्ट आए हुए थे, और उन्होंने क्या कहा मंच से विज्ञान भवन के अंदर प्रधानमंत्री की मौजूदगी। उन्होंने, अरुण मिश्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मोदी जी जो है वैश्विक स्तर पर सोचने और स्थानीय स्तर पर कार्य करने की बहुमुखी प्रतिभा है, मैं उनकी सराहना करता हूं, सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज। और उसके बाद उनका क्या क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। उसके बाद वो एनएचआरसी के चेयरमैन बने, और फिर वो बीसीसीआई के ओम्बड्समैन बने। जो अरुण जेटली कहा करते थे, उस बात को फिर याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने ही कहा था बड़ी संसद के अंदर कि रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट के बाद की नियुक्तियों का आधार बनते हैं। क्या आज ये न्यायपालिका भूल गई इस बात को? या मोदी जी, अमित शाह जी, ये तो बहुत ही करीब थे अरुण जेटली जी के, उनकी नजरों में वो लीगल ल्यूमिनरी थे, उनकी बातों को भी सरकार भूल गई है, उनकी बातों को भी जुडिशरी भूल गई है। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी हालिया दिनों के अंदर, जिस तरीके से जुडिशरी के अंदर नैतिक मूल्यों का कहीं ना कहीं शर्म हुआ है। हाल ही में आपने देखा होगा क्या कहा गया सीजीआई के बारे में, जो निशिकांत दुबे ने ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो भी गृह युद्ध चल रहे हैं कोट एंड कोट, उन सब के लिए इस देश के चीफ जस्टिस जिम्मेदार है। क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? केवल इस बात पर कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद थे, नहीं तो न्यायपालिका के लिए सब कुछ बराबर है। हाल ही में जो अपने क्या नाम है, छत्तीसगढ़ का एक मंत्री था शायद, मध्य प्रदेश के पता नहीं, वो जिस पर हमने चर्चा भी की थी, उन्होंने कर्नल सोफिया के बारे में क्या कहा, आतंकवादियों की बहन। सोचिए आप क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको इमीडिएटली जमानत दी नहीं दी। जो हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, क्या हुआ उसका? सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया। सोचिएगा इस बात को। और इसके अलावा जितने कहें आप उतने फैसले गिनवाए जा सकते हैं, लंबे नहीं, केवल 5-7 साल। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जुडिशरी जो कुछ ये कर रही है, ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। कभी भी ध्यान रखिएगा, ये वही सरकार है जो एनजेएसी लेके आई थी, यही सरकार, और इसी जुडिशरी ने उसको खारिज किया था। सरकार आज भी बहाने ढूंढ रही है कि जुडिशरी को किस तरीके से टेम किया जाए, और इस तरह की टिप्पणियां करके, जो बेसिकली क्या है कि जो न्यायपालिका है, दैट शुड बी लाइक सीजर्स वाइफ एंड इट शुड बी अबव ऑल सस्पेक्शन। अगर उनकी कार्यप्रणाली, उनकी टिप्पणियां, उनके फैसले संदेहों में आएंगे तो सरकार को आग ट्विस्टिंग का मौका मिलेगा, और हम ये कभी नहीं चाहते। वो कोई सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है राम प्रकाश जी, वो संविधान से अर्जित है। और अगर इस तरह की बातें होती रही, आप मुझे ये बता दीजिए, चलिए छोड़िए सारा मेरिट पे,
विद ऑल ड्यू रिगार्ड जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच को, आज जो कुछ उन्होंने कहा क्या उसका कोई रेलेवेंस था उस केस से? क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक सॉवरेन कंट्री के अंदर? और अगर ये पूछा गया और अगर जो जज ने कहा वो ठीक है तो उसको ऑर्डर में रिकॉर्ड किया, बता दीजिए। और मैं ये सवाल देश के लोगों पे छोड़ता हूँ, जस्टिस दत्ता पे भी छोड़ता हूँ। सर ये रेलेवेंट था कि नहीं था, ये तो आपने जो अभी उदाहरण दिए उसी से क्लियर हो गया कि कितना रेलेवेंट है। अरुण जेटली जो कोट करते थे उस कोट से क्लियर है कि कितना रेलेवेंट है। इतना ही नहीं है, एक तरफ जहां पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ जैसे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे जैसे लोग भी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो देश को, आम आदमी को न्याय देना तो दूर की बात है, वो फिलहाल इतनी बुरी तरीके से घिरी और फंसी हुई है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपनी इमेज बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अपनी विश्वसनीयता को कायम रख पाने की लड़ाई लड़ रही है। और इन सारी चीजों के बीच में वहां पर बैठे हुए कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता कि सभी जजों का या सभी लोगों का ऐसा प्रयास रहा होगा या रहेगा या रह रहा है, लेकिन ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान दिलवा रहा है और साथ में सुप्रीम कोर्ट की इमेज भी खत्म करा रहा है, विश्वसनीयता भी खत्म करा रहा है। निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ साहब जैसे लोग ऐसे इसी चलते बोल पा रहे हैं, आरोप लगा पा रहे हैं, गृह युद्ध कराने का आरोप लगा रहे हैं, वो भी ना गंभीर आरोप। रामप्रकाश जी चीफ जस्टिस का नाम लेकर के कह रहे हैं, निशिकांत दुबे नाम लेकर के, इस देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार, और न्यायपालिका क्या कहती है कि हमारी स्किन मोटी होनी चाहिए। अच्छी बात है, अगर उनके अंदर इतनी सहनशीलता है तो फिर तो सारों को ये बात भी सुननी चाहिए जो हम कह रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, बहुत ही सीनियर और सीजन्ड एडवोकेट थे दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली अपने लीगल प्रोफेशन से। उनका जो इंटरव्यू है वो इस पूरी देश की न्यायपालिका को छुट्टी वाले दिन इकट्ठे बैठ के सुनना चाहिए, विच इज एन आई ओपनर। और कभी कभी ये आईना हर व्यक्ति को, हर प्रोफेशन में लोगों को देख लेना चाहिए कि इस देश की जुडिशरी की जो साख है, जो अर्जित साख है, वो कितनी तेजी से लोगों की उसमें। देखिए आपने क्या क्या देखा हाल के 11 सालों में, आपने चुनाव आयोग का हशर देख लिया, आपने जांच एजेंसियों का हशर देख लिया, आपने मीडिया का हशर देख लिया, अब किसके न्यायपालिका संसद का देख लिया, हाल की कोई चर्चा नहीं होती, विधायिका का हाल देख लिया, कार्यपालिका का हाल देख लिया, कौन बचा? एक ले दे के जुडिशरी बची हुई है। जुडिशरी के अंदर गोगोई जैसे लोग हैं जो अपने ही केस की सुनवाई बेंच पर बैठ के कर रहे थे, सोचिएगा इस बार। उसके अलावा इंटरनेशनल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर सर्विंग जज जस्टिस अरुण मिश्रा क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में? प्रधानमंत्री जी आपके घर आकर के पूजा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसको भी व्यक्तिगत कोई बात नहीं, वो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा वीडियो भी ट्वीट किया, फोटोग्राफ ट्वीट की पब्लिक डोमेन के अंदर। क्या आस्था बच गई? उसके बाद जो बड़बोलापन, जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा कि जो राम मंदिर का केस था उसके अंदर आपको पता है रामलला एक पार्टी थे, एक इंसान के तौर पर उनको पार्टी बनाया गया। और उन्होंने कहा कि जब मैं उसमें बहुत उलझ गया तो मुझे आखिर में उन्हीं की शरण लेकर के फैसला करना था, उनसे मैंने राय मांगी, उनसे मार्गदर्शन लिया। तो अगर जो कंसर्न ये बात कहे बिना क्या उनकी रिटायरमेंट अधूरी रह जाती है क्या? चंद्रचूड़ जी की मानता कम हो जाती? उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा, तो इसको किस रूप में लिया जाए? और ये ऐसे तमाम घटनाक्रम, चाहे जस्टिस वर्मा के घर नोट चलने का मामला हो, चाहे बहुसंख्यक की इच्छा के मुताबिक संविधान में फैसले करने का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बेंच से हाई कोर्ट की बेंच छोड़ करके चुनाव लड़ करके लोकसभा में आ जाने का मामला हो, चीफ जस्टिस का राज्यसभा में आ जाना हो, आप इन चीजों को छोटा मान रहे हैं। और क्या ये इंट्रोस्पेक्शन का समय नहीं है जस्टिस दत्ता के लिए भी, पूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, और पूरे देश की न्यायपालिका के लिए? चलते सर एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, चूंकि आपने जो बात कही वो मेरे दिमाग में आ गया कि अगर भगवान राम को एज अ ह्यूमन पार्टी बनाया गया था और उनसे ही पूछ करके चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दिया था, तो क्या जो तमाम गंभीर मामले होते हैं उसमें अन्य आरोपियों को भी ये सुविधा, ये एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए कि आप उनसे ही पूछ लीजिए? पुलिस जो बता रही है, अगर वो क्लेम कर रहा है कि नहीं ये गलत बता रही है, या जो जांच अधिकारी है अगर उसने गलत चीजें लिखी हैं, तथ्य गलत दिए हैं और आरोपी कह रहा है कि नहीं ये तथ्य गलत है, तो आप क्या ये लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए, आम आदमी को नहीं मिलना चाहिए? रामप्रकाश जी इसका बारे में सबसे बढ़िया टिप्पणी जस्टिस चंद्रचूड़ दे सकते हैं, मैं और आप तो नहीं दे सकते। एंड वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन सच ए कमेंट व्हिच वाज जस्ट अनकॉल्ड फॉर।
इस टिप्पणी की कतई कोई जरूरत नहीं थी। इस टिप्पणी के पीछे की मंशा समझ लीजिए क्या है। एक खुद को एक पर्टिकुलर विचारधारा और इकोसिस्टम से जोड़ने का प्रयास, नहीं तो ये क्या था। मेरी जो छोटी बुद्धि है, मैं तो इसको उसी रूप में देख पाता हूँ। बाकी क्योंकि चंद्रचूड़ साहब बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, इसकी कई कोई और वो ओवरटोन है, तो जस्टिस चंद्रचूड़ को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने ये किस उसमें कहा था। अपने आप को गॉड फीयरिंग, भगवान की पूजा करने वाला, आप मुझे बताइए भारत में रहने वाला कौन व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय नहीं है और उससे वो राष्ट्रवादी नहीं है? इस तरह की बात तो पॉलिटिकल टिप्पणियों में हुआ करती है। एक सच्चा भारतीय ये नहीं करेगा, सच्चा भारतीय वो नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है। आई एम सो सॉरी एंड आई एम रियली पेन्ड ऑन सच ए कमेंट। इट इज जस्ट अनकॉल्ड फॉर, एंड विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स आई वुड रिक्वेस्ट that such a thing should not be repeated by any judicial officer in the country. वो देश के लोगों को भी ये समझना होगा कि जो जुडिशरी में इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं उनकी क्या वजहें हैं। तमाम उदाहरण है, मिलाइए, देखिए कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है जो बात आप कह रहे हैं, जुडिशरी के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए भी ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े हैं। पत्रकारों के सवालों पर संघ का जो है वो सू मोटो लेने वाली सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ऊपर गृह युद्ध कराए जाने का, सीजेआई के ऊपर गृह युद्ध कराए जाने का सुमोटो नहीं ले पाती है। देश में ऐसे तमाम अहम मामले रहे जिसमें सीधे तौर पर बहुत बड़े बड़े लोग आरोपी रहे, उनका सुमोटो लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कभी कमेंट नहीं किया। बल्कि ऐसे उदाहरण हैं कि राम भरोसे फैसले हो रहे हैं। सरकार गैर कानूनी रूप से बनी, गलत ढंग से बनी, ये कमेंट आ सकता है, लेकिन वो सरकार कंटिन्यू रहेगी, ये हश्र है सुप्रीम कोर्ट का। अब कंटिन्यू नहीं रहेगी राम प्रकाश जी। जिस सरकार को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कह रही है, वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है। सवाल ये था, जिसको आप असंवैधानिक कह रहे हैं। और सुनिए आगे, फिर आप वही बात है कि फिर बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, टाइम लिमिटेड है। जिस इलेक्टरल बॉन्ड को आप असंवैधानिक कह रहे हैं, जिसको लेकर के आपने तमाम ज्ञान दे पा रहा कई पेजों का, और जब बात आई कि इसकी जांच की जाए कि क्विड प्रो क्वो में किसको क्या हुआ, क्या कहा कि हम जांच नहीं कराएंगे। अगर कोई चीज असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, उसके बाद अगर आप उसकी जांच नहीं करेंगे तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? ये सवाल तो आएगा। बिल्कुल, उसके इतना ही नहीं है। आज की तारीख में जो अभी बंद लिफाफे का आप जिक्र कर रहे थे, राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के नाम पे सुप्रीम कोर्ट को सच सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने तक में किस तरीके से उसका फायदा उठाया जा रहा है, ये भी शायद सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा होगा। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा मजबूर है कि वो उसे ये सब चीजें कहने में समस्या है, करवाने में समस्या है, लागू करवा पाने में समस्या है, अपने ऊपर लगाए गए गंभीर आरोपों पर किसी को तलब करने में समस्या है। अगर ये सारी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं तो फिर कानून व्यवस्था क्या भगवान भरोसे नहीं है? ये सवाल ना उठाया जाए। चलिए, देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।